दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख 15th फाइनेंस कमीशन कुड कैटलाइज अकाउंटेबिलिटी, इफेक्टिव गवर्नेंस एट ग्रास रूट्स और पीआरएस में छपे लेख रिपोर्ट ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन फॉर 2021 to 2026 के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। ये ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। बीते 1 फरवरी को 15वें वित्त आयोग की फाइनल रिपोर्ट संसद में रखी गई। ये सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2021 से 26 के लिए हैं। पहली रिपोर्ट फरवरी 2020 में पेश की गई थी। इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सिफारिशें थी। 15वें वित्त आयोग को श्री नंद किशोर सिंह की अध्यक्षता में 27 नवंबर 2017 को गठित किया गया था। इसमें श्री एएन झा, श्री अशोक लाहिड़ी, श्री अनूप सिंह और प्रोफेसर रमेश चंद सदस्य के तौर पर शामिल थे। कमीशन को टर्म्स ऑफ रेफरेंस में महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के लिए मॉनिटरेबल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और एक परमानेंट नॉन लैप्सेबल फंड जैसे मुद्दों पर सिफारिश करने को कहा गया था। साथ ही 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने 2 नए संघ शासित प्रदेशों की चुनौती भी आयोग के सामने थी। एक संवैधानिक संस्था होने के नाते वित्त आयोग केंद्र और राज्य संबंधों में बड़ी भूमिका निभाता है। वित्त आयोग का मुख्य मकसद केंद्र और राज्यों के बीच करों के विभाजन के लिए फॉर्मूला का निर्धारण करना होता है। आज के आर्टिकल में हम बात करेंगे कि वित्त आयोग क्या होता है, संविधान के कौन से अनुच्छेद इससे संबंधित हैं, वित्त आयोग के कार्य क्या हैं, राज्य वित्त आयोग क्या है, साथ ही 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि वित्त आयोग और संविधान में इससे जुड़े अनुच्छेदों की। भारत का वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसे राजकोषीय संघवाद की धुरी माना जाता है। दरअसल संघीय सरकार में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को ही राजकोषीय संघवाद कहा जाता है। वित्त आयोग की सिफारिशें सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने और राजकोषीय स्थिरता को बढ़ाने में सक्षम होती हैं। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करारोपण शक्तियों और व्यय संबंधी जिम्मेदारियों के बीच वर्टिकल इम्बैलेंस पर काम करता है। पहला वित्त आयोग साल 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसके बाद से अभी तक 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 280(1) के मुताबिक राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 2 सालों के भीतर और उसके बाद हर 5 साल या उससे पहले जब राष्ट्रपति जरूरी समझें, एक वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 280(2) के मुताबिक संसद कानून के जरिए वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं और उनकी नियुक्ति के लिए तरीके को निर्धारित कर सकती है। अनुच्छेद 280(3) के अनुसार राष्ट्रपति को सिफारिश करना आयोग का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 281 के मुताबिक राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों में रखते हैं। द फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951 के मुताबिक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में कुछ योग्यताओं का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष को लोक मामलों का अनुभव होना चाहिए। सदस्यों की योग्यता में व्यक्ति या तो हाईकोर्ट का जज रहा हो या हाईकोर्ट का जज नियुक्त किए जाने योग्य हो, या उसे वित्त और सरकारी खातों का विशेष ज्ञान हो, या उसे वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का बड़ा अनुभव हो, या अर्थव्यवस्था की विशेष जानकारी हो। सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के मुताबिक होता है। साथ ही इन्हें दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। वित्त आयोग की सिफारिशें गैर बाध्यकारी प्रकृति की होती हैं। परंपरा के मुताबिक देखा गया है कि इसकी सिफारिशें मान ली जाती हैं। वित्त आयोग एक क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक संस्था है, क्योंकि द फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951 के मुताबिक इसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत सिविल कोर्ट शक्तियां प्राप्त हैं। अर्ध न्यायिक संस्था से मतलब है कि ये संस्थाएं अपनी शक्तियों का उपयोग ऐसे करती हैं जो प्रकृति में न्यायिक हों, लेकिन सरकार की न्यायिक शाखा के तहत शामिल नहीं हों। आइए अब एक नजर डालते हैं वित्त आयोग के कार्यों पर। संविधान के अनुच्छेद 280(3) के तहत वित्त आयोग को राष्ट्रपति को सिफारिशें करनी होंगी, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच करों की कुल आय का विभाजन किया जा सके।
भारत की संचित निधि से राज्यों को दी जाने वाली ग्रांट्स इन एड का निर्धारण किस सिद्धांत के आधार पर किया जाएगा, यह सुनिश्चित करना भी वित्त आयोग का कार्य है। साथ ही राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं को संसाधन मुहैया कराने के लिहाज से राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए यह आयोग आवश्यक उपायों का सुझाव देता है। इसके इतर कोई भी ऐसा सुझाव जो राष्ट्रपति द्वारा मजबूत वित्त के लिए मांगा गया हो, वह भी वित्त आयोग के कार्य में शामिल है। वित्त आयोग को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के इम्बैलेंस यानी असंतुलन को दूर करने पर काम करना होता है। वर्टिकल इम्बैलेंस केंद्र और राज्यों के बीच, जबकि हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस राज्यों के बीच होता है। केंद्र के स्तर पर गठित वित्त आयोग की तरह राज्य के स्तर पर भी राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, जिससे पंचायतों के लिए फंड आदि की व्यवस्था की जाने लगी। संविधान के अनुच्छेद 243I के तहत राज्य के गवर्नर को हर 5 साल पर एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। इसका मकसद राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाओं के बीच संसाधनों का बंटवारा करना होता है। अनुच्छेद 243Y इसी तरह का प्रावधान शहरी स्थानीय निकायों के लिए करता है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर वित्त आयोग के गठन और भूमिका को देखने के बाद अब एक नजर डालते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-26 के लिए गठित 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें क्या थीं। 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 के लिए केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% रखा है। इतना ही हिस्सा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सुझाया गया था। यह 14वें वित्त आयोग द्वारा 2015-20 के लिए सुझाई गई 42% हिस्सेदारी की तुलना में कम है। 1% के इस अंतर के लिए वित्त आयोग ने जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन का हवाला दिया है। 1% का ये एडजस्टमेंट नए बने 2 संघ शासित प्रदेशों के लिए किया गया है। करों के इस बंटवारे के लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं। इनमें इनकम डिस्टेंस, एरिया, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी और टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स शामिल हैं। आइए अब एक एक करके इन क्राइटेरिया के रेशियो पर बात करते हैं। इनकम डिस्टेंस से मतलब है उच्चतम आय और राज्य के आय के बीच का अंतर। आयोग ने इसके लिए 15% का कैप निर्धारित किया है। प्रति व्यक्ति कम आय वाले राज्य को इसके तहत अधिक हिस्सा दिया जाएगा, जिससे राज्यों के बीच समता स्थापित हो सके। एरिया के लिए 15% का कैप निर्धारित किया गया है। पॉपुलेशन को भी 15% के कैप के साथ क्राइटेरिया माना गया है। हालांकि इस पैरामीटर की दक्षिणी राज्यों द्वारा आलोचना भी की गई थी। दरअसल इससे पहले के वित्त आयोगों ने 1971 और 2011 दोनों की जनसंख्या को आधार बनाया था। इसमें भी 1971 की जनसंख्या को अधिक वेटेज दिया गया था। साल 2011 की जनसंख्या को आधार बनाए जाने से नुकसान ये हुआ कि ऐसे राज्य जहां जनसंख्या अधिक थी उन्हें अधिक हिस्सा मिला और कम प्रजनन दर वाले राज्यों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। इस नुकसान की भरपाई आयोग ने अगले पैरामीटर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के जरिए पूरी की। जिन राज्यों ने अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण किया उन्हें रिवॉर्ड दिया गया। वहीं फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी वाले क्राइटेरिया में राज्यों के घने वनों के प्रतिशत को देखा गया। इसके अलावा टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स वाले पैरामीटर में उच्च कर संग्रहण की क्षमता को तवज्जो दी गई। इसके अलावा वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-26 के लिए कुछ ग्रांट्स की भी बात की गई है। इसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट, ग्रांट टू लोकल बॉडीज और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट शामिल है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तहत 17 राज्यों को राजस्व घाटा खत्म करने के लिए 2.9 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट में 8 क्षेत्रों में 1.3 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, कृषि सुधारों को लागू करना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का रखरखाव, न्यायालय, सांख्यिकी और आकांक्षी जिले और ब्लॉक्स शामिल हैं। इस ग्रांट का एक हिस्सा परफॉर्मेंस पर आधारित होगा। स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट में सामाजिक जरूरत, प्रशासनिक शासन और अवसंरचना, पानी और स्वच्छता, संस्कृति और ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, उच्च कीमत वाली अवसंरचना और पर्यटन जैसे क्षेत्र आते हैं। ग्रांट टू लोकल बॉडीज में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दी जाने वाली ग्रांट परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। इसमें स्वास्थ्य अवसंरचना के क्षेत्र में किए गए सुधारों को परखा जाएगा। स्वास्थ्य के इतर दिए जाने वाले ग्रांट में जनसंख्या और क्षेत्रफल को आधार बनाया जाएगा। इसमें जनसंख्या को 90 और क्षेत्रफल को 10% का वेटेज दिया जाएगा।
इसमें एक शर्त का प्रावधान भी किया गया है कि यदि कोई राज्य अपने यहाँ राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं करता है तो मार्च 2024 के बाद स्थानीय निकायों को कोई ग्रांट जारी नहीं किया जाएगा। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कीमत वहन करने के पैटर्न को पहले जैसा ही रखा गया है। इसमें उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90 और 10 तथा अन्य राज्यों के लिए 75 और 10 का रेशियो रखा गया है। इसके अलावा राजकोषीय क्षेत्र में भी कुछ सिफारिशें की गई हैं। आयोग ने केंद्र को राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक जीडीपी के 4% तक लाने की सलाह दी है। राज्यों के लिए राजकोषीय घाटों को 2021-22 में जीडीपी के मुकाबले 4%, 2022-23 में 3.5% और 2023-26 में 3% तक लाने की सलाह दी है। आयोग का मानना है कि इससे केंद्र और राज्यों की कुल देयताओं में कमी आएगी। साथ ही FRBM यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की समीक्षा करने के लिए एक समिति के गठन की सिफारिश की गई है। राजस्व के क्षेत्र में वित्त आयोग ने आय और संपत्ति आधारित कर को मजबूत बनाने की सिफारिश की है। इससे सैलरी से होने वाली आय पर बढ़ती आयकर की निर्भरता को कम किया जा सकेगा। जीएसटी के क्षेत्र में आयोग ने 12 और 18% की स्लैब को मर्ज करने का सुझाव दिया है। राज्यों को जीएसटी का आधार बढ़ाने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में एक राजकोषीय परिषद के गठन का सुझाव दिया गया है, जो कि राज्यों और केंद्र दोनों के रिकॉर्ड का परीक्षण करेगी। इस परिषद की प्रकृति सलाहकारी रखने की सिफारिश की गई है। इनके अलावा 15वें वित्त आयोग ने कुछ अन्य सिफारिशें भी की हैं, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2022 तक राज्यों को उनके हेल्थ बजट से 8% अधिक खर्च करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र में होने वाले खर्च को 2022 तक कुल स्वास्थ्य खर्च के 2/3 पर लाने की सिफारिश की गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑल इंडिया मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस के गठन का भी सुझाव दिया गया है। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी को गठित करने का सुझाव दिया गया है। यह नॉन लैप्सेबल फंड होगा जो मुख्यतः रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बजटीय जरूरतों के गैप को कम करने में सहायक होगा। इस फंड में 2021-26 के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का अनुमान किया गया है। इस फंड में 1.5 लाख करोड़ रुपए भारत की संचित निधि से ट्रांसफर किए जाएंगे। बाकी पैसों का इंतजाम डिफेंस PSUs यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का विनिवेश और रक्षा भूमि का मौद्रीकरण करके किया जाएगा। CSS यानी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए एक वार्षिक आउटले फिक्स करने का सुझाव दिया गया है। CSS का थर्ड पार्टी से परीक्षण एक सही टाइम फ्रेम में करवाने का सुझाव दिया गया है। आइए अब आर्टिकल के निष्कर्ष पर बात करते हैं। गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट महात्मा गांधी के प्रसिद्ध उद्धरण से शुरू होती है। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। इसी कथन के आलोक में उम्मीद की जा सकती है कि अगले 5 वर्षों में संघ और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद की भावना के माध्यम से ये सिफारिशें लागू की जाएंगी और इनके प्रभाव भारत की प्रगति में सहायक होंगे। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। वित्त आयोग क्या होता है? सहकारी संघवाद को मजबूत करने के दृष्टिकोण से 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों का वर्णन कीजिए।